हेलो एंड वेलकम। आज का टॉपिक है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। ये कार्बन हम अपने आस पड़ोस में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, चाहे कुर्सी हो, टेबल हो, पंखा हो, यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य में भी कुछ न कुछ कार्बन की मात्रा अवश्य रूप से पाई जाती है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन 0.03% जो कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में हमारे वातावरण में, वायुमंडल में उपस्थित होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं अर्थ क्रस्ट की, तो अर्थ क्रस्ट में भूपरपटी पर यह कार्बन मात्र 0.02% जो कि पेट्रोल के रूप में, कार्बोनेट्स के रूप में या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के रूप में उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन इन ट्रेसेस अर्थात बहुत ही कम मात्रा में हमारे इस एटमॉस्फेयर पर, हमारी अर्थ क्रस्ट में उपस्थित है। अब जानते हैं कि कार्बन किस प्रकार से बॉन्डिंग करता है। तो कार्बन आवर्त सारणी में कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। इस प्रकार से इसे लिखते हैं। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो K और L जो कोश होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, तो पहली कक्षा में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी समझा सकते हैं कि ये कार्बन का नाभिक है। चूंकि कार्बन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके नाभिक में 6 ही प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। और अब इसकी पहली कक्षा, कार्बन की ये पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो हुआ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे हमें एक बात और समझनी आवश्यक है कि आवर्त सारणी में जो सबसे अंत में 18वें समूह में कुछ अक्रिय तत्व रखे गए हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ये अक्रिय गैसें जिन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है। इन गैसों का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक होता है, तो इसमें पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा जो नियॉन होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसकी पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आर्गन को देखें तो आर्गन 18 होता है, तो 2, 8 और 8। तो इस नोबल गैसों को अगर जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनके जो अंत में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो या तो 2 है या तो 8 है। अब होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, ये चाहते हैं कि हम भी इन नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लें। और इन्हीं की, क्योंकि ये गैसें किसी अन्य के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इन नोबल गैसों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। तो जो भी इनके नियरेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी हीलियम के जैसे, नियॉन के जैसे, आर्गन के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को प्राप्त कर लें। अब बात आती है कार्बन 2 और 4, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं। अब कार्बन भी चाहता है कि मैं भी नोबल गैस की जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लूं। अब देखें, यदि कार्बन के अंत में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और यह 4 इलेक्ट्रॉन और प्राप्त करता है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार से यह नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। और यदि यह अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है, लॉस करता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, अर्थात यह हीलियम के जैसा बन जाएगा। तो देखते हैं ये किस प्रकार से करता है। यदि कार्बन C4 नेगेटिव आयंस बनाए तो क्या होगा।
C4 ऋणायन हम जिन्हें कहते हैं। तो कार्बन क्या करता है कि यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करे, 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करे, तो देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ जाएंगे और वह नियॉन के जैसा बनेगा। तो 1 2 3 4, अगर यदि ये 4 और आ गए तो अब चूंकि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर ऋणावेश आता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है, दान करता है, उस पर धनावेश आता है। तो इस प्रकार से अब कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है तो कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश आ जाता है। इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो अब यहाँ पर 6 प्रोटॉन का जो नाभिक है इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई है। अब ये 6 प्रोटॉन जो होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन के भार को नहीं उठा पाते, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर ले। इसी प्रकार से अब दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है कि यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दे तो वह धनावेश बनाता है। यह गुण धातुओं का होता है कि वे अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्यागते हैं और धनावेशित आयन बनाते हैं। और दूसरी कंडीशन में यदि कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो वो हीलियम के जैसा बनना चाहता है। तो देखिए अब इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ा है। अब इसका मतलब जो अंत की कक्षा है, इसने ये, चूंकि इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इन चारों को यदि यह त्याग देगा तो इसके पास मात्र अब पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह जाएंगे। अब स्थिति सेम फिर वही आ जाएगी कि 6 प्रोटॉन का जो इसका नाभिक है यह इन 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, केवल 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ धनावेश, पॉजिटिव चार्ज ग्रहण नहीं कर सकता। ये करने के लिए, धनावेशित कण बनने के लिए 6 प्रोटॉन को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो यह भी संभव नहीं है। अब कार्बन के सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि वह नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, अक्रिय गैसों का विन्यास किस प्रकार से प्राप्त करे। तो वह न तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इसे हम कहते हैं। और जब कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तो इससे कुछ यौगिक बनते हैं, उन्हें हम कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब यह गुण केवल कार्बन का ही नहीं है कि वह सहसंयोजी बंध बनाए, यह गुण कुछ अन्य एलिमेंट्स भी दर्शाते हैं। इनमें मुख्य रूप से एक हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन को, और ये एक हाइड्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन परमाणु किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन, हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन ये हुआ और दूसरा हाइड्रोजन ये। चूंकि कार्बन की वैलेंसी अंत में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 ही इसे अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए, तो वैलेंसी कार्बन की 4 ही होती है, संयोजकता इसे हम कहते हैं। हाइड्रोजन चूंकि परमाणु क्रमांक 1 है, चूंकि परमाणु क्रमांक 1 है तो इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से एक हाइड्रोजन इसके पास है, एक हाइड्रोजन इसके पास है। अब ये आपस में इलेक्ट्रॉन, चूंकि इस हाइड्रोजन को हीलियम बनने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है कि ये कहता है कि आप मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दीजिए। तो इस हाइड्रोजन के पास तो हो गए 2, अर्थात यह हीलियम के जैसा, नोबेल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर देता है। अब दूसरा हाइड्रोजन भी क्या कहता है कि एक तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, अब एक मुझे और चाहिए, तो वह दूसरे हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है और इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेता। ये जितने भी कार्बनिक एटम्स होते हैं ये आयनिक यौगिकों के जैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करते हैं, ये केवल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य सरल कार्बनिक
तत्व कार्बनिक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो एक कार्बन हम बीच में रख देते हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। हमें ज्ञात है कि कार्बन की वैलेंसी संयोजकता 4 होती है, तो इस प्रकार से हम कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हम इस पे लगा देते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का अगर हम बना के देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका 2 6 अर्थात अंत में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हम रख देते हैं। एक ऑक्सीजन के बाहर 3 4 5 6, ऐसे ही इस ऑक्सीजन के बाहर भी 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। अब ये कार्बन हो गया और एक कार्बन ये हो गया। तो इस प्रकार से कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के 6 अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि यह 8 अंतिम कक्षा में अपने 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, अर्थात नियॉन के जैसा बन जाए। तो कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होकर नियॉन के जैसा यह अक्रिया गैसों का विन्यास प्राप्त करता है। दूसरी ओर ये ऑक्सीजन भी 6 इसके अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 यह कार्बन से लेकर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है और ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो जाते हैं। बीच में कार्बन के 4 अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह 4 अपने इलेक्ट्रॉन, इनको 4 और चाहिए होता है, तो ये 4 तो कार्बन के अपने हैं, 2 ये इस ऑक्सीजन से ले लेगा और 2 इस ऑक्सीजन से ले लेगा। इस प्रकार से कार्बन के भी कुल 8 इलेक्ट्रॉन अर्थात नियॉन के जैसा कार्बन भी बिहेव करने लगता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी हुई है, इससे जो बंध इनके बीच में बना है, इसी को हम कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हमें बनकर प्राप्त हुआ है, इसे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हिंदी में और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो कार्बन होता है वह अनेक यौगिकों के साथ में बड़े बड़े लंबी लंबी चेन्स बनाता है। अब ये कैसे होता है? चूँकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि छठे परमाणु क्रमांक का और यह अनेक यौगिकों के साथ, अनेक अन्य एलिमेंट्स के साथ में बंधुता प्रदर्शित करता है और लंबी लंबी चेन्स बनाता है। कार्बन के इन लंबी लंबी श्रृंखलाओं को बनाने का मुख्य कारण एक होता है कैटनेशन, जिसे हिंदी में श्रृंखलन कहा जाता है, और दूसरा होता है कार्बन की टेट्राहेड्रल वैलेंसी अर्थात कार्बन की चतुष्क संयोजकता। चूंकि कार्बन की चतुष्क संयोजकता है, इस प्रकार से कार्बन का जो एटम है यह 4 प्रकार से अन्य यौगिकों के साथ में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। अब यहाँ पर हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि कार्बनिक एटम्स किस प्रकार से अपनी लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है जिसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हिंदी में ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट्स के यौगिक जब आपस में जुड़कर कुछ कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन के यौगिक, आप इसीलिए इसे हाइड्रो और कार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मुख्य रूप से संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को 2 मुख्य भागों में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये केवल जब कार्बन परमाणुओं में केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, सिंगल बॉन्डिंग होती है, एकल बंध जब कार्बन परमाणुओं में के बीच उपस्थित हो तो वे संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में यह फर्दर दो भागों में डिवाइड होकर यदि कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्डिंग है अर्थात दो कार्बन के बीच द्विबंध है या कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड केवल सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसे मैं आपको अभी बारीकी से समझाऊंगा कि किस प्रकार से इनका सूत्र बनता है, अभी आप ध्यान से देख लीजिएगा। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो डबल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक हैं इनका सूत्र CnH2n होता है केवल, जबकि जो ट्रिपल बॉन्डिंग वाले कार्बन्स होते हैं इनका सूत्र CnH2n-2 होता है। सिंगल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों को हम एल्केन कहते हैं, एल्केन। डबल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों को हम एल्कीन कहते हैं, जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों को हम एल्काइन कहते हैं। इस प्रकार से तो जो एल्केन है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्केन अर्थात जो भी अन्य कार्बनिक कंपाउंड ये बनाएगा उनमें एन जुड़ता है, एन, जबकि डबल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों में ईन जुड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों में आइन जुड़ता है, आइन, एल्काइन, आइन, एल्कीन, ईन, एल्केन, एन। अब देखिए ये हमने अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में जनरल बात जानी है। अब इनके कुछ कंपाउंड्स को बनाते हैं कि ये कैसे बनते हैं। हमारे पास एक केमिकल काउंटिंग होती है जिसे रासायनिक गिनती हम लोग कहते हैं। तो रासायनिक गिनती जैसे यदि एक कार्बन हो तो उसे मेथ कहा जाता है, सिंगल कार्बन हो तो वो मेथ कहलाता है, यदि दो कार्बन हो तो वो एथ कहलाता है, यदि तीन कार्बन हो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन हो तो वो प्रॉप कहलाता है, यदि चार कार्बन हो तो यह ब्यूट कहलाता है और यदि 5 कार्बन हो तो यह पेंट कहलाता है, पेंट। ऐसे ही 6 कार्बन हेक्स कहलाता है। तो मेथ, अब ये सिंगल बॉन्ड वाले अगर यौगिक बनाएगा तो मेथ, और मैंने कहा इसके पीछे एन लग जाएगा तो इस प्रकार से यह मेथेन बना देगा, सिंगल बॉन्ड वाला। यदि सिंगल बॉन्ड वाला दो कार्बनिक यौगिक हैं तो एन अर्थात एथेन बना देगा। इसी प्रकार से प्रॉप, सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रोपेन बना देगा और ऐसे ही ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड वाले इनके जो सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, ये जो एल्केन हैं ये सब के सब सारे एल्केन होते हैं। मेथेन का सूत्र हम जानते हैं CH4 होता है, सिंपली एक कार्बन है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पर 4 है। अब हम देखते हैं कि एथेन अर्थात मैंने कहा कि दो कार्बन युक्त परमाणु को एथ कहा जाता है, तो 2 कार्बन के परमाणु हो गए और हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर -CH2 का जो नज़दीकी श्रृंखला कार्बनिक यौगिकों की होती है उनमें -CH2 का डिफरेंस होता है, अंतर। अगर यदि हम इसमें CH2 और ऐड कर दें तो हमें डायरेक्टली प्राप्त हो जाएगा C2H6। अब इसे हम सूत्र के रूप में किस प्रकार से हम रख सकते हैं, ऐसे ही C2H6
CnH2n, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि कार्बनिक एटम्स की संख्या n है। यदि n बराबर कार्बन 2 है तो n का डबल हुआ H2n, मतलब जितने कार्बन हैं उसका डबल है हाइड्रोजन और उसमें प्लस 2 करना है। फिर से समझिए जरा ये बात, यहां पर मैं समझा रहा हूं CnH2n प्लस 2 है। हमने ये वाला यौगिक एथेन C2H6 को ध्यान से देखना है। C2 अगर n की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या में n का 2n डबल है, इसका मतलब 2n डबल है। Cn प्लस 2n, n का डबल 2n, तो 2 का डबल 4 प्लस 2 भी है आगे से, तो इस प्रकार से 6। तो इस प्रकार से हमें C का 2 और H का 6 प्राप्त हो जाता है। यही बात मैं आपको और आगे क्लियरली अच्छे से समझाऊंगा, आप आगे देखिए। तीसरा, 3 कार्बन युक्त यौगिक को हम प्रोप या प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन और प्रोपेन है तो 3 दूना 6 प्लस 2, 3 कार्बन 3 दूना डबल, n का 2n, 3 दूना 6 प्लस 2 8। तो ये प्रोपेन का सूत्र हमारे पास आ गया। इसी प्रकार से ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन हैं और वैसे भी डिफरेंस अगर हम CH2 देखें तो H10 हम इसे कर सकते हैं। 4 दूना 8 प्लस 2, 4 दूना 8 प्लस 2। इसी प्रकार से पेंटेन का भी 5 कार्बन होता है, 5 दूना 10 प्लस 2। इस प्रकार से हम इनके सारे सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार 2 कार्बनिक यौगिकों के बीच में जब डबल बॉन्ड हो उसका सूत्र CnH2n है और इसे हम एल्कीन कहते हैं। और मैंने कहा अभी आपको कि इसमें केवल ईन जुड़ता है। तो यदि एक कार्बनिक यौगिक, अब यहां पर एक कार्बनिक यौगिक को एल्केन में मैंने मेथेन कहा था, लेकिन यहां एक कार्बनिक यौगिक के बीच डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, अर्थात 2 कार्बनिक यौगिक निश्चित रूप से होंगे। तो इसका जो पहला सदस्य बनता है, इसका पहला सदस्य होता है एथ, जिसमें 2 कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब Cn, n का 2n सीधा डबल है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 का 4 सीधा। C2H4, एथ डबल बॉन्ड है इन, तो एथीन ये बना देगा। इसी प्रकार से प्रोप 3 कार्बन है, यदि 3 कार्बन है तो प्रोप कहते हैं हम उसे। अब प्रोप डबल बॉन्ड है, प्रोपीन बना देगा, तो प्रोपीन 3 दूना 6, डायरेक्ट डबल यहां पर हो जाता है। इसी प्रकार से ये प्रोपीन बना देगा। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। और हाइड्रोजन की संख्या हम डायरेक्ट, क्योंकि डबल बॉन्डिंग यहां पर है, Cn का 2n है, मतलब 2 का डबल है सीधा। तो कार्बन की संख्या 4 है तो 4 का डबल सीधा 8, तो C4H8 ब्यूटीन। इस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिक एक और जैसे देखते हैं कि यदि 5 कार्बन हो तो मैंने कहा था आपको इसे पेंट कहा जाता है। और हाइड्रोजन की संख्या क्योंकि एल्कीन है तो पेंट, पेंटीन, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब 5 का डबल करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही हेक्सीन C6H12। इस प्रकार से हम लोग एल्कीन की संरचना बना चुके हैं। अब एल्काइन आते हैं। जब कार्बनिक यौगिकों के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, त्रिबंध हो, सूत्र CnH2n-2। यहां देखिए पहले CnH2n+2 था, वहां -2 हो जाएगा एल्काइन और उसके पीछे आइन जुड़ता है। अब यदि 2 कार्बनिक यौगिक हैं तो उन्हें हम एथ कहते हैं। मैंने कहा था 2 कार्बनिक C2 है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड अगर उनके बीच है तो आइन उसके पीछे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा एथाइन। हाइड्रोजन की संख्या अभी मैं आपको अभी बताऊंगा, एथाइन। और देखिए CnH2n-2, n का डबल 2n, तो 2 का डबल 4 -2, 4 में से 2 गया 2। इस प्रकार से एथाइन का सूत्र C2H2 निकल जाता है। यदि 3 कार्बनिक यौगिक हैं तो प्रोप कहा जाता है। तो प्रोप 3 कार्बनिक यौगिक हैं और हाइड्रोजन की संख्या हम सूत्र के अनुसार अपने आप ही निकाल सकते हैं। 3 दूना 6
n का 2n -2, 3 दूना 6 -2 4। तो ये बन गया 3 कार्बन है प्रो और पाइन, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन पीछे से जुड़ जाता है। इसी प्रकार से ब्यूटाइन C4 4 दूना 8 -2, C4 4 दूना 8 -2, तो ये हो गया ब्यूटाइन। तो इस प्रकार से हम लोग बॉन्ड में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के यौगिकों को बनाते हैं, इनका निर्माण करते हैं। थैंक यू।